नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। जो हमारा चैप्टर है द्वितीयक गतिविधियाँ यानी कि या फिर द्वितीयक क्रियाकलाप, उसका हमारा ये पार्ट थर्ड है। लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। और इस चैप्टर के बाद फिर आप अगला चैप्टर अगर ऐसा करेंगे, आगे वीडियो देखते रहेंगे तो आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दरअसल 3 टॉपिक के ऊपर। जो हमारे लास्ट 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। एक तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या है, ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते क्या है इस बारे में जानेंगे। उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे और फिर सूती कपड़ा उद्योग के बारे में जानेंगे। यही हमारे 3 टॉपिक है इस वीडियो के। एक बात और, क्योंकि घर के पास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है बीच बीच में आ सकता है, उसे इग्नोर करते हुए जो है हम पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। खैर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, पहले मेरी बात आप ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया में, कुछ ऐसे उद्योग हैं दुनिया में जहां ना केवल प्रोडक्शन होता है, ना केवल उत्पादन होता है, बल्कि उस उत्पादन में नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए या उत्पादन करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को हमेशा नया रखने के लिए, मार्केट में हमेशा उसकी डिमांड बढ़ाए रखने के लिए कंपनी क्या करती है? नई नई चीज़ों का इनोवेशन करती है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करती है। आप जिस फ़ोन से अपना ये वीडियो देख रहे होंगे, अब आपने हो सकता है 6 महीने पहले ये फ़ोन लिया हो। वही कंपनी जो 6 महीने पहले आपको बता रही थी कि ये सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका जो है डिस्प्ले इतना अच्छा है या इसमें बैटरी इतनी अच्छी है, आप देखेंगे 6 महीने बाद वो इसे भी अपग्रेड कर देती है। और अच्छा कैमरा, वो और अच्छा डिस्प्ले, वो और अच्छी बैटरी के साथ अपना फ़ोन जो है, अपना सेट जो है वो लॉन्च करती है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारा अब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो कंपनी ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है बल्कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है। क्या बोला मैंने? बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो प्रोडक्शन के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करती है। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो उद्योग है वो हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में आता है। अब ये कौन करता है? देखिए भाई, फ़ोन जो बन रहा है वो बनाते तो वर्कर हैं, ठीक है, उनको सेट करते हैं, वो जो भी हों वो इस पर डिस्प्ले लगाएंगे, फिर बैटरी और फिर बाकी चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इन्वेंट करना, इन सब चीज़ों को तैयार करना, इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग करना, इन सब प्रोडक्ट को बनाना, लॉन्च करना, मार्केटिंग करना, ये सब तो वाइट कॉलर लोगों का काम होता है। किसका काम होता है? वाइट कॉलर लोग। ये व्यावसायिक श्रमिक होते हैं। अभी आप बोलोगे कि बीच बीच में से क्या बता रहे हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल ये किस बारे में बात हो रही है। बेंगलोर जो है वो हमारे इंडिया का टेक्नोलॉजिकल हब है। हैदराबाद भी हो सकता है, नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, ये सब हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल हब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग लगे हुए हैं और ये हब बन रहे हैं। यहाँ जो है डिज़ाइनिंग होती है, यहाँ रिसर्च होता है, यहाँ डेवलपमेंट होता है, बाकी चीज़ें। अच्छा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, जो हाई एंड, जो साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग उत्पाद होता है उनका निर्माण जो है वो कैसे होता है? गहन शोध के द्वारा और विकास के द्वारा, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। ये तो ऐसी कंपनियों में जो रियल वर्कर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्रमिक या ब्लू कॉलर कह लें, ये सब जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, जो रियल श्रमिक होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो जोड़ रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। इन कंपनियों में, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जिनके पास बहुत हाई लेवल का स्किल है। जो श्रमिक, अधिकतर श्रमिक कौन होते हैं इसमें? जिनके पास दक्षता है, जिनके पास स्किल है, जो मतलब वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और डिज़ाइनर हैं, ये सब ज़्यादा होते हैं। इन्हें हम व्यावसायिक श्रमिक या फिर सफ़ेद कॉलर श्रमिक भी कह सकते हैं। आपको पता है ना, वाइट कॉलर, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, ये सब कॉलर के हिसाब से काम को बांटा गया है। इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप जो है इस पर थोड़ा सा सर्च करिए नेट पे। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ जो यूनिट लगी हुई है,
आप देखेंगे कि हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं, वहाँ रोबोट से काम लिया जाता है, मानव यंत्र जिसे हम कहते हैं। कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है सारा सिस्टम चल रहा होता है। यंत्रों का काम होता है, मशीनों से काम लिया जाता है। अधिकतर कार्य कौन कर रहे होते हैं? यही चीज़ कर रही होती है यहाँ पे काम, वो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल जो उद्योग होते हैं। इन उद्योगों को अगर आप देखें, जो बाकी उद्योग है हमारे, जैसे मान लीजिए एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो वहाँ आप देखेंगे वो यूनिट जो होती है, वो जो फैक्ट्री है या जो वो उद्योग है, वो इतना साफ़ सुथरा तो नहीं होता। आप देखते हैं बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं बहुत सारी, जैसे कोई भी चीज़ बनाने की, अगर कोई प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, वहाँ से धुआं निकलता है, बहुत गंदगी निकलती है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में बिल्कुल उल्टा होता है। ये स्थान बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, क्योंकि भाई जब इसमें वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग या मार्केटिंग लेवल के लोग या रिसर्चर जो काम कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जब उनको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, जब वो इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो काम करने का जगह होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, है ना। बहुत अच्छा आपने देखा होगा ऐसी जो यूनिट्स होती हैं, ऐसे जो उद्योग होते हैं, वो उनके वहाँ टाइल्स लगे होते हैं, वहाँ एकदम एसी लगा हुआ होता है, एकदम बहुत साफ़ सुथरा माहौल होता है। इनके पास कार्यालय होते हैं, इनकी प्रयोगशालाएं होती हैं, यानी कि लैब वगैरह, क्योंकि सारा रिसर्च कहाँ होगा? लैब में ही होगा, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे वो बाकी चीज़ का लैब हो, चाहे मतलब मेडिसिन वगैरह की भी बात हम इसमें कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह भी जो है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी के उद्योग में आएंगे। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा। देखिए, जिस जगह पे, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इस जगह पे इस तरह के बहुत सारे जो है उद्योग हैं, जिन्हें हम हाई एंड टेक्नोलॉजी या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रौद्योगिक ध्रुव या टेक्नोलॉजिकल हब। यहाँ मैंने लिखा था, आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद। ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कह सकते हैं, जहाँ हाई लेवल की रिसर्च डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा जो है दक्षता प्राप्त लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, रिसर्चर वहाँ काम कर रहे होते हैं, लैब में सारा काम होता है, कंप्यूटर से सारा काम होता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है, मतलब साफ़ सुथरे जगह होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे अगर यूनिट लगे हुए, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहेंगे या टेक्नोलॉजिकल हब। अब ऐसे टेक्नोलॉजिकल हब के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिलिकॉन वैली के बारे में आपने सुना होगा। सिलिकॉन वैली दुनिया की बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में जाना जाता है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी के भी नाम ले लें, सब जो है सिलिकॉन वैली में ही अपना जो है उनका जो हेडक्वार्टर या उनका डिपार्टमेंट वहीं काम कर रहा है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये आप इसे एक क्षेत्र कह सकते हैं, ये इसे आप उच्च प्रौद्योगिकी का एक प्रौद्योगिक ध्रुव कह सकते हो, टेक्नोलॉजिकल हब कह सकते हो। इंडिया में भी एक एग्जांपल है। इंडिया में आप बेंगलोर को जो है इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि भारत में प्रौद्योगिकी ध्रुव के एग्जांपल बताओ, तो उसमें आप बेंगलोर का नाम ले सकते हैं, नोएडा का नाम ले सकते हैं, हैदराबाद का नाम ले सकते हैं, पुणे का नाम ले सकते हैं। ये सारी जगह हैं जो टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में उभर रही हैं। तो ये तो हो गया उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ ही साथ लिखते चले जाइए। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, अगर आप पॉज करके इसे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जो हैं अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक होगा लौह इस्पात उद्योग। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? लौह इस्पात उद्योग। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बना रखी है, लेकिन वो जो है उसमें हम जो है भारत के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। ये हमारी दूसरी बुक का कंटेंट था, लेकिन ये हमारी पहली बुक का कंटेंट है। इस चैप्टर से, द्वितीय गतिविधियों से, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, लौह इस्पात उद्योग। और इससे जुड़े हुए 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन, पहले 1 नंबर के, और लेकिन इस बार 2 नंबर के, 1 या 2 नंबर के। मतलब लौह इस्पात उद्योग क्या होता है? देखिए, लौह इस्पात उद्योग का सीधा सीधा मतलब है जो आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, उसकी बात हो रही है। भारत में भी बहुत सारी हैं। आप एक बात आप देख लीजिए कि लौह इस्पात उद्योग को, जो लौह इस्पात बन रहा होता है, जो उद्योग में ये सब चीज़ें तैयार की जाती है, इस उद्योग को बाकी सभी उद्योगों का क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि जितने भी बाकी उद्योग हैं, चाहे वो फैक्ट्री लगाने वाली
बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री हो, उद्योग हो, चाहे वो सिलाई मशीन बनाने वाला उद्योग हो, चाहे वो पिन बनाने वाला उद्योग हो, चाहे वो कार बनाने वाला उद्योग हो, चाहे वो जिस फ़ोन है ना, फ़ोन बनाने वाला अगर कोई इंडस्ट्री है, सारे उद्योग किसके ऊपर बेस्ड हैं वो लोहा इस्पात उद्योग के, मतलब वो इसके ऊपर निर्भर हैं। इसीलिए बाकी उद्योगों का, सभी उद्योगों का आधार कहा जाता है किसे? लोहा इस्पात उद्योग को। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। क्यों? क्योंकि यह बाकी सभी उद्योगों का आधार है। अब ऐसा क्यों भैया? मैंने क्या बोला, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को भी लोहा इस्पात उद्योग की ज़रूरत होती है। क्यों भैया? बिस्किट बनाएंगे, बिस्किट बनाने के लिए आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप ग्राइंड करेंगे, जिससे आप मिलाएंगे उस मिक्सचर को। वो मिक्सचर जो है वो स्टील से बनता है। चलिए छोड़िए इस बात को, हम हाथ से कर लेंगे। लेकिन जब आप उसे बेक करेंगे तो आपको ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो स्टील से बनती है। तो बिना स्टील के कोई भी उद्योग चल नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ पिन बनाने वाला अगर कोई उद्योग है या सुई बनाने वाली कोई उद्योग है, तो सुई भी तो स्टील से बनती है। वो कहाँ से आएगा? वो लोहा इस्पात उद्योग से आएगा। पिन बनाने वाला कोई उद्योग है, वो कहाँ से आएगा? लोहा इस्पात उद्योग से आएगा। सिलाई मशीन बनाने वाली कोई उद्योग है, उसके लिए आपको स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? लोहा इस्पात उद्योग। तो मेरे कहने का मतलब है बाकी सारे उद्योग जो होते हैं वो किसके ऊपर आधारित होते हैं? लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर। इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आधारभूत उद्योग? क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ये लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे मशीनें, औजारें, ये सारी चीजें प्रयोग में लाई जाती है, वो कहाँ से तैयार होती है? लोहा इस्पात उद्योग से। अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसीलिए से आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए 1 नंबर 2 नंबर में, कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं। अब भारी उद्योग क्यों कहते हैं? भारी उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है, भाई लोहा इस्पात उद्योग में क्या करा जाता है? करा ये जाता है कि भाई आयरन ओर निकाला जाता है, यानी ज़मीन के अंदर से आयरन और लौह अयस्क निकाला जाता है। फिर उसके अंदर कार्बन, चूना पत्थर मिला, कितना भारी होता है उसमें, सोचिए आप। उस लौह अयस्क को आपको पिघलाना है। फिर उसको पिघलाने के बाद चूना पत्थर, कार्बन मिलाने के बाद फिर वो जो ठंडा होता है, फिर उसके अंदर मैगजीन मिलाकर जो है उससे स्टील बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। तो यानी कि इस उद्योग में जिन चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत वजनी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में जैसे हम कोयले की बात करते हैं, कोयले से ही सारा काम होता है, पिघलाने का काम। और तो और लोहे का काम है, लोहा भारी होता है। और तो और इसका कच्चा माल जो है वो बहुत भारी भरकम होता है। जिस चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है वो भारी होता है। और जिस चीज़ का ये उत्पादन करते हैं, चाहे सरिया बनाना हो, चाहे स्टील बनाना हो, आपने कभी कभी रोड पे देखा होगा, बड़े बड़े ट्रक्स में जो है वो एक रोल करके जो है स्टील की एक चादर जैसी होती है, वो रोल करके जो है उसे लेके जा रहे होते हैं। वो कितना वजनी होता है, सोचिए। एक ट्रक पे केवल एक को लगाया जाता है, कितना वजनी होता है वो। इसके जो उत्पाद होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत भारी होता है, इसीलिए इसे भारी उद्योग कहते हैं। कच्चा माल भी भारी और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी भारी, इसलिए भारी उद्योग। समझ में आ गया? ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है और भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। ये लिख लेंगे आप दोनों। क्या प्रोसेस होता है इस्पात बनाने का, स्टील बनाने का? सबसे देखिए, लोहा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लोह अयस्क को, जो आयरन ओर है, जो जमीन से निकलता है, आप याद ध्यान रखिए, जमीन से सरिया नहीं निकलता भाई। ये जमीन से हमने सरिया निकाला और घर बनाने लग गए नहीं, वो एक पत्थर के आकार में होता है। लोहे अयस्क निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, खनन के अंदर से। फिर उसे भट्टियों में पिघलाया जाता है, किसके साथ? कार्बन और चूना पत्थर, कोक और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। फिर पिघलाने के बाद, उसमें मिलाने के बाद जो है प्रगलन जो होता है, फिर उसके बाद उसे जो है जो पिघला हुआ लोहा है, लोहे अयस्क के साथ और कार्बन और चूना पत्थर डालने के बाद, फिर जो पिघला हुआ लोहा है उसे बाहर निकाल कर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला, लोहा अयस्क में हमने कार्बन, चूना पत्थर मिलाकर पिघलाया, फिर जो बाहर निकला और जो ठंडा प्रोडक्ट आया, जो हुआ, उसे हम कहते हैं कच्चा लोहा। अभी वो क्या है? कच्चा लोहा है। अब इसी कच्चे लोहे में हम मैग्नीज मिलाएंगे और
तब जाके जो है इस्पात बनता है। ये एक पूरा फाइनल प्रोसेस है। अब आप देखिए कितना सारा सामान लगता है इसमें। एक तो आपको लोहा अयस्क चाहिए, ये हर जगह तो मिलता नहीं है। आप चाहोगे कि नोएडा में मिल जाए तो वो तो नहीं मुमकिन है, क्योंकि इसके लिए तो खानें होती हैं। आप चूना पत्थर, इसकी भी खनन होता है। फिर आपको पिघलाने के लिए कोयला चाहिए, उसका भी खनन होता है। पानी ठंडा लोहा ठंडा करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, पानी से आप ठंडा करते हैं। फिर आपको मैग्नीज चाहिए इस्पात बनाने के लिए, कच्चे लोहे में इस्पात मिलाकर फिर उसे मैग्नीज मिला के इस्पात बनाते हैं। ये सारी चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? ये सारी चीज़ें वहाँ होंगी जहाँ इन सब का खनन होता है। तो याद रखिएगा, ये जो इतना बड़ा प्लांट होता है ना, आप सोचिए कितना बड़ा प्लांट होगा जहाँ इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है और इतने बड़े बड़े मात्रा में इन चीज़ों को जुटाया जा रहा है। तो कई बार तो इनका प्लांट कई किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है। अब मान लीजिए ये जो है एक लोहा इस्पात का संयंत्र है, एक प्लांट है जहाँ ये सब काम हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको लोह अयस्क चाहिए तभी तो लोहा बनेगा। तो मान लीजिए लोह अयस्क का जो खनन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जो है कोयला है, कोयला का खनन होता है। पास में से एक नदी जा रही है जहाँ से हम पानी लेकर आ सकते हैं। मैग्नीज का खनन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो ये ऐसी जगह पे, ये जो संयंत्र हैं, ये जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे लगते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें आसपास मौजूद हो, 60 70 80 100 किलोमीटर के अंदर हो, तब जाके है। अब आप चाहोगे कि नोएडा में हम ऐसा लगा दें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जब तक हम लोहा अयस्क लाएंगे, चूना पत्थर यहाँ लेकर आएंगे, मैग्नीज लेकर आएंगे, कोयला लेके आएंगे, वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारा इस्पात कोई खरीद ही नहीं पाएगा, इतना महंगा हो जाएगा स्टील। इसीलिए वहाँ लगाया जाता है जहाँ इसका कच्चा माल। तो बड़े इस्पात संयंत्र जो हैं, जो बड़े बड़े इस्पात उद्योग है, वो कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। ये कच्चा माल है भाई, इसका चूना पत्थर, कार्बन, मैग्नीज, कोयला, ये कच्चा माल है। लोहा अयस्क ये सब कच्चा माल है, तभी तो बनता है ये सब। ठीक है, वो समीप होते जहाँ लोहा अयस्क मिल जाए, जहाँ कोयला मिल जाए, मैग्नीज मिल जाए, चूना पत्थर आसानी से मिल जाए, वहाँ बड़े बड़े इस्पात संयंत्र लगते हैं। जैसे हमारे देश में भिलाई और बोकारो है। लेकिन छोटे इस्पात कारखाने जैसे ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी जो है इस्पात कारखाना है, लेकिन वो बहुत छोटे आकार में, बहुत छोटा लेवल पे वहाँ होता है। वहाँ कैसा हो जाता है, ये सब तो मिलता नहीं है। वहाँ होता ये है कि जो हम कबाड़ी में नहीं बेच देते हैं अपना लोहा वोहा कुछ बेच देते हैं, वो उसी कबाड़ को इकट्ठा करके उसको फिर पिघलाकर जो है फिर से उसका कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो वो छोटे से जो है इस्पात कारखाने, वो आसपास का जो कबाड़ होता है, लोहा वाला जो कबाड़ होता है, रद्दी कबाड़ जो होता है, उससे बनाते हैं वो। ये आपको याद रखना, ये पॉइंट्स। तो पहला पर क्या याद रखना कि लोहा इस्पात आयोग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं और आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ये याद रखना है। फिर आपको ये पता करना है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लोहा बनाने का या इस्पात बनाने का विधि क्या है, तरीका क्या है। तो ये है जो आपको मैंने बताया। बड़े इस्पात संयंत्र कहाँ लग सकते हैं और छोटे इस्पात संयंत्र कहाँ लग सकते हैं? यहाँ लग सकते हैं, बाजार के समीप, छोटा। ठीक, अब हम देखते हैं इसका वितरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्या कहते हैं, मैप में भी जो है पूछा जा सकता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, वितरण का मतलब ये है कि ये जो बड़े इस्पात उद्योग हैं ये है कहाँ दुनिया में, ये है कहाँ। तो ये बड़ा जटिल उद्योग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है और हर चीज़ एक जगह मिलती नहीं है। आपको कोई बड़े मात्रा में कोयला, बड़े मात्रा में मैगजीन, बड़े मात्रा में लोहा अयस्क चाहिए, तब आप करेंगे। और इतना सब कुछ है तो आपको बड़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसे का, बिना पूंजी के निवेश का जो ये सब होने से अधिक मात्रा में आपको पैसे की ज़रूरत, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है। मैंने कहा ना 100-150 मीटर दूर तक फैले हुए, 100-200 किलोमीटर दूर तक जो है इनका पूरा एक संयंत्र फैला हुआ होता है। मतलब एक जो है रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं ये लोग, वहाँ से कोयला लाने के लिए, वहाँ से मैगजीन लाने के लिए या लोहा अयस्क लाने के लिए, इस तरह की। तो ये जो बड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है किन कंट्री के पास है? तो अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है। तो ऐसी चीज़ों को वही पहले लगाएंगे, तो वही पहले लगी भी। तो उत्तरी अमेरिका में बड़ी मात्रा में ये सब ये मौजूद हैं लोहा अयस्क उद्योग। यूरोप में मौजूद हैं और एशिया के भी कुछ देशों में मौजूद हैं, जो विकसित देश हैं उन वहाँ मौजूद हैं। अमेरिका में कहाँ है? तो ये नाम आपको याद रखना है, मैंने वही नाम रखे हैं जिसको आपको पूछा जा सकता है मैप में या किसी क्वेश्चन में। वैसे हैं तो बहुत सारे, अपनी आप बुक में देख सकते हैं। जो आपका
पेज नंबर 52 53 है, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। अमेरिका में पिट्सबर्ग है फेमस जगह, इसे जंग का कटोरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अमेरिका में एक पिट्सबर्ग नाम की जगह क्षेत्र, वहाँ जो है इस्पात कारखाना बहुत अधिक मात्रा में, और वहाँ जो है उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। जंग मतलब लोहे से संबंधित, जंग का कटोरा। बट सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे जो है इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। हालांकि अब उसका महत्व कम हो गया है, अब वहाँ इतना ये सब काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है ये जो है जंग के कटोरे के नाम से फेमस है। यूरोप में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और जर्मनी प्रमुख देश हैं जहाँ पे जो है ये कारखाना लगा हुआ है, ये उद्योग लगा हुआ है, लौह इस्पात उद्योग। इसके अलावा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये सब भी इसके अंदर आ सकते हैं। ब्रिटेन में बर्मिंघम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है इस मामले में, लौह इस्पात उद्योग के मामले में। रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए अमेरिका में पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग, और रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग। पिट्सबर्ग अमेरिका में पिट्सबर्ग और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग जो है इलाका बहुत ज़रूरी है इस उद्योग के मामले, तो वहाँ बड़ी मात्रा में जो है लोह इस्पात उद्योग है। जापान में नागासाकी है, टोक्यो है, ये सब इलाके हैं जहाँ पे जो है लोह इस्पात उद्योग लगा हुआ है। अब इंडिया की हम बात करें तो भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, भारत में आयरन स्टील का प्लांट कहाँ है, तो भिलाई में है, बोकारो में है, दुर्गापुर में है, और भी इलाके में है। सलेम में है, विशाखापट्टनम में है, राउरकेला में है, ये तो ये वो मतलब बहुत सारी, जमशेदपुर और बाकी, ये आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए, तो ये हमारा लौह इस्पात उद्योग भी हो गया। अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है सूती कपड़ा उद्योग। अब इसके बारे में मतलब ये सारी वो चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके बारे में जानते हो। ये उद्योग कौन सा होगा, ये बड़ा आसान सवाल है। मैं आपसे पूछूं कि भाई सूती कपड़ा उद्योग में क्या होता है, तो आप सीधा बोलोगे भैया जो है सूती कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण होता होगा, कपड़े का निर्माण होता होगा, धागे का निर्माण होता होगा, और क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये जो कपड़ा उद्योग है हमारे देश का, ये दो तरह से जो है किया जाता है। अब तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले जो है सूती कपड़े का उद्योग जो हमारे देश में था उसे हम हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट कहते थे। हाथों से, आपने वो मशीन देखी होगी जो हाथों से मशीन चलती थी, वो खटर 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 खटर, आपने वीडियो में देखा होगा कई सारी, तो हथकरघा कहते हैं उसे, हैंडीक्राफ्ट मशीन, मतलब हाथों से चलने वाला वो जो पूरा सिस्टम होता था। मशीन क्या, वो पूरा लकड़ी का होता था सामान। सूती कपड़े का निर्माण इस तरह से। और दूसरा जो आजकल मॉडर्न है वो है बिजली करघा या कारखाने, जहाँ मशीनें बिजली से चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत फाइन क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है, बहुत मुलायम कपड़ा बन रहा है। और वो जो हथकरघा होता था, जो हाथ से तैयार किया जाता था कपड़ा, वो बड़ा रफ किस्म का होता था, वो बड़ा सुंदर भी नहीं होता था। लेकिन वो जो हथकरघा हुआ करता था, उसकी खासियत ये थी कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता था, क्योंकि सारा काम हाथ से हो रहा है तो ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। तो हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विशेषता बता रहा हूँ हथकरघा उद्योग की, हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो श्रमिक होते हैं, ये कौन होते हैं, ये अर्धकुशल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, सेमी स्किल्ड होते हैं, और ऐसे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। कितना अच्छा सिस्टम था, बताइए। तो अगर हमने हथकरघा उद्योग को जीवित रखा होता, उसको वैल्यू अभी तक उसकी होती, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अगर होती, या उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाया जाता, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता था। महात्मा गांधी का भी एक यहाँ पे एक संबंध है, वो देख लीजिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन छेड़ा था, और भी वहाँ के आंदोलन। उन्होंने कहा था कि भाई खादी के उद्योग पे जो है हमें बल देना चाहिए, हमें खादी का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जो हाथ से बना हुआ जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तब जो है हमारा उद्धार होगा। ये चीज़ उन्होंने कही। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे बिजली करघा में कपड़ा बनने लगा, जैसे जैसे जो है कारखानों में कपड़े बनने लगे, जैसे जैसे टेक्सटाइल मिल्स लगने लगी, यंत्रों का प्रयोग बढ़ने लगा, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने लगा, तो वहाँ श्रमिकों की मांग कम हो गई।
आवश्यकता कम पड़ने लगी क्योंकि सारा काम मशीनों से हो रहा है। अब मशीन चलाने के लिए जो है श्रमिक चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए नहीं, कपड़ा तो मशीन बनाएगी, लेकिन मशीन चलाने के लिए श्रमिक चाहिए, तो कम संख्या में चाहिए। उत्पादन भी अधिक होता है और पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है भाई, टेक्सटाइल मिल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी। सूती वस्त्र के निर्माण, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद। अब आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बना कौन रहा है, ये सूती कपड़ा उद्योग दुनिया में है कहाँ और कितनी बड़ी मात्रा में और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो सूती कपड़ा और वस्त्र निर्माण जो हो रहा है उसका कच्चा माल जो है क्या है, कैसे बनता है सूती कपड़ा। तो आपको अच्छी किस्म की क्या चाहिए, कपास चाहिए। क्या चाहिए, अच्छी किस्म की कपास चाहिए हमें। और दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जो कपास का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कपास नहीं तब तक सूती वस्त्र नहीं। तो कपास जरूरी है, पहले कपास उगाना जरूरी है, कपास तैयार करना जरूरी है। तो दुनिया का 50% कपास, मान लीजिए 100 किलो कपास हो रहा है तो उसमें से 50 किलो यानी 50% कपास, दुनिया में जितना भी कपास का निर्माण हो उत्पादन हो रहा है उसमें से 50% कपास का उत्पादन किन देशों में होता है, भारत में, चीन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, मिस्र में। ये वो 6 देश हैं जहां दुनिया के 50% कपास का उत्पादन हो रहा है, ये वो देश हैं। अब आपको एक और जानकारी, मतलब समझ गए आप कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो इन 6 देशों में होता है, लगभग 50%, पूरी दुनिया का 50%। लेकिन पूरी दुनिया में जितना भी कपास का उत्पादन हो रहा है उसका 50% कौन रख लेता है अपने पास, यूरोप मंगा लेता है 50%, अकेला 50% अकेला कपास का आयात यानी अपने पास खरीद लेता है कौन, यूरोप। क्योंकि यूरोप में टेक्सटाइल मिल जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो है इस कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ जो है दुनिया भर के आधे से ज़्यादा कपास को जो है अपने पास खरीद लेते हैं, वो लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी जानकारी बहुत अच्छी है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब शिफ्ट हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसमें तो आपको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, उत्पादन अधिक होता है। तो अब उन देशों में जो विकसित देश थे, जैसे अमेरिका है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन देशों में टेक्सटाइल मिल्स जो हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कपड़ा उद्योग की, वो धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ का लेबर हो चुका है हाई कॉस्ट में आता है, वहाँ लेबर बहुत महंगी है। तो इन लोगों ने क्या किया, बांग्लादेश जैसे देशों में या भारत जैसे देशों में या पाकिस्तान जैसे देशों में अपनी यूनिट्स लगा ली हैं। अब आपको यकीन मानिए आप कि जो ज़ारा की शर्ट बनती है दुनिया में जो है 10,000 या 20,000 या 30,000 रुपये में बिकती है, उसे तैयार करता है बांग्लादेश का कोई एक कारीगर, जिसको मिलता है कितना, पर डे का 300 रुपये। और वो एक दिन में 50 शर्ट तैयार कर लेता है, यानी वो एक दिन में लगभग लाखों रुपए की शर्ट तैयार करता है ज़ारा की, बांग्लादेश का एक वर्कर। लेकिन उसे कितना मिलता है, 300 रुपये। क्यों, क्योंकि वहाँ भाई बांग्लादेश में बहुत आबादी है, बहुत श्रमिक है, तो काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो उनका रेट कम है, सस्ता है लेबर। तो इन लोगों ने अपना जो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ये उद्योग, ये जो सूती कपड़ा उद्योग है, ये विकासशील देशों में आ रहा है, धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है, बल्कि हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इंडिया से भी आगे है बांग्लादेश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ श्रम लागत क्या है, कम है, इसीलिए जो है उन देशों में, विकासशील देशों में ये सारा शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसे आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप पूरी लाइन से अगर ये वीडियो देख लेंगे तो एग्जाम से पहले आप इसे ख़त्म कर लेंगे। बाकी हमारा सिलेबस अपडेटेड सिलेबस है, नए सिलेबस के हिसाब से हमने ये जो है कंटेंट पूरा तैयार किया है। बाकी धन्यवाद आपको।